वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो को शेयर करते हुए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। ये वीडियो है आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपके चैप्टर्स को। यहाँ पर इस पार्ट में हम जो चैप्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकार्य लेखन, विशेष लेखन और कैसे बनती है कविता। इन सभी टॉपिक्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं और हमेशा ही आते रहे हैं, उनको मैंने इन वीडियोस में शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो आपकी अभिव्यक्ति के लिए जो माध्यम होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि उनकी लेखन प्रक्रिया कैसी रहती है। सबसे पहला मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ वो है जनसंचार माध्यमों के कार्य। तो इसमें आप शामिल कर सकते हैं सूचना देना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विश्लेषण करना। ये हमारे जनसंचार के कार्य हैं। उसके बाद है कि ये जो माध्यम होते हैं हमारे, इनकी कुछ विशेषताएं और कमियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर है प्रिंट यानी कि मुद्रित माध्यम। इसमें हम शामिल करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। तो ये आपके मुद्रित माध्यम होते हैं। इनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पढ़ने व सोचने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। किसी भी सामग्री को संदर्भ के लिए काटकर हम लंबे समय तक रख सकते हैं। कहीं से भी, बीच में से भी, कभी भी पढ़ सकते हैं। कुछ कमियां इस प्रकार हैं। निरक्षर अर्थात अनपढ़ लोगों के लिए ये प्रिंट माध्यम किसी काम का नहीं है। इस माध्यम द्वारा हम तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते हैं। उनकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती। अशुद्धियां हो तो छपने के बाद उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं रेडियो। रेडियो जो है बहुत ही सस्ता माध्यम है और निरक्षर और पढ़े लिखे सभी इसका आनंद ले सकते हैं और इससे दूर दराज के कार्यक्रमों को भी आसानी से सुना जा सकता है। उसके बाद हम कमियों पर आते हैं। एक रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकते और कई बार रेडियो कार्यक्रम और बुलेटिनों का हमें इंतज़ार करना पड़ता है और रेडियो में अधिक लंबे समय तक कार्यक्रमों को सुनना थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है। आगे बात करते हैं टीवी यानी कि दूरदर्शन। इसकी विशेषताएं, विश्व की घटनाओं को घर बैठे हम सीधा लाइव देख पाते हैं और मनोरंजन और ज्ञानवर्धन का उत्तम स्रोत है ये हमारा। और इससे साक्षर और निरक्षर दोनों ही तरह के लोग कार्यक्रम देख और सुन सकते हैं। इसकी कुछ कमियां भी हैं। टीवी कार्यक्रमों में दर्शकों को बांध के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ दर्शक विशेष वर्ग के लिए इसमें कार्यक्रम आ जाते हैं जो कि थोड़ा टाइप्ड हो जाते हैं। इसमें समय की सीमा होती है और यह भी एक रेखीय माध्यम है। इसमें दृश्य और श्रव्य यानी कि विजुअल्स और शब्द बाइट में संतुलन करना थोड़ा कठिन होता है। आगे चलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट से तो आप सभी वाकिफ होंगे। इसकी विशेषताएं, इसमें प्रिंट माध्यम और दृश्य दोनों ही इसमें लाभ मिलता है आपको। इंटरनेट द्वारा बटन दबाते ही सूचनाएं आपके सामने। यह संवादों के आदान प्रदान और चैटिंग का सस्ता स्रोत है। कुछ कमियां इसकी हैं। समय सीमा ना होने के कारण ये इससे जो है लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए इंटरनेट किसी काम का नहीं होता। यह अश्लीलता और दुष्प्रचार या गंदगी फैलाने का भी कभी कभी रोल प्ले कर देता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा आता है टीवी खबरों के प्रमुख चरण, यानी कि टीवी से जो आपको खबरें प्राप्त होती हैं वो किस किस तरह से होती हैं। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, जो ब्लिंक होती हैं बीच बीच में। दैट मीन्स किसी बड़ी खबर को तत्काल कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका ड्राई एंकर। इसमें जैसे ड्राई सूखा सूखा यानी कि जो खबरें होती हैं उससे रिलेटेड दृश्य नहीं होते हैं, एंकरिंग की जाती है सिर्फ। नेक्स्ट होता है फोन इन। यहाँ पर जो रिपोर्टर होता है वो घटना स्थल पर मौजूद होता है और वहाँ से एंकर से बात करता है। नेक्स्ट है आपका एंकर विजुअल्स। इसमें दृश्यों के आधार पर सूचनाएं दिखाई जाती हैं। उसके बाद है बाइट या कथन। दैट मीन्स कि जो भी प्रत्यक्षदर्शी है, जो उस घटना पर मौजूद है, घटना स्थल पर मौजूद है, उससे हमें खबर की प्रामाणिकता मिल जाती है और उसकी कही या सुनी बातों को हम कथन यानी कि बाइट के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइव। इसे तो आप जानते ही होंगे। इसमें किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एंकर पैकेज।
पैकेज वर्ड ही आपके लिए सफिशिएंट है आई थिंक, क्योंकि पैकेज में ये जितने भी ऊपर के सारे स्टेप्स आए हैं ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स सभी को शामिल कर लिया जाता है। तो ये थे आपके टीवी खबरों के प्रमुख चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि रेडियो और टेलीविज़न जब हम समाचार बोलते हैं तो उनमें जो लिखा जाता है लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो वाक्य यहाँ पे छोटे, स्पष्ट और सरल होने चाहिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए और वाक्यों में तारतम्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं एक किसी और एंगल में बात कर रहे हैं, दूसरा आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जटिल शब्दों और मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से हमें बचना चाहिए ताकि हम अपनी बात को आसानी से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकें। इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के कारण, वो तो सब जानते ही होंगे, इसमें दृश्य और प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ होता है। इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं और इसमें खबरों की पुष्टि भी फटाफट यानी कि तत्काल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, पत्रकारीय लेखन। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ। पत्रकार और पत्रकारिता, पत्रकार वह व्यक्ति होता है जो सूचनाएं एकत्रित करता है और पत्रकारिता एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सूचनाओं का एकत्रीकरण, उनका संपादन और आम लोगों तक उसको पहुंचाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया है हमारा पत्रकारिता। आगे चलते हैं। पत्रकारिता के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी होते हैं जिन्हें हम बैसाखियां कह सकते हैं, उनके बिना पत्रकारिता अधूरी है। तो ये जो बैसाखियां हैं, जो इनकी ज़रूरतें हैं वो हैं निष्पक्षता, सच्चाई, संतुलन और स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर क्या है। पत्रकारिता को तो आप जान ही गए हैं, सृजनात्मकता होती है क्रिएटिविटी, तो यहाँ पर थोड़ा सा काल्पनिकता का पुट भी आ जाता है। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं से होता है, जबकि सृजनात्मक लेखन में कल्पनाओं का स्थान दिया जाता है। पत्रकारीय लेखन में लेखक पर मुद्दों और वास्तविकता से ना भटकने की अनिवार्यता होती है, क्योंकि वहाँ पर उसको जो सूचना देनी होती है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, उसमें मनगढ़ंत बनावटीपन बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो सृजनात्मक लेखन में बंधन नहीं होता है, वहाँ पर थोड़ा सा काल्पनिकता आ जाती है। पत्रकारीय लेखन पाठकों की रुचि और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि सृजनात्मक लेख में लेखक अपनी इच्छा अनुसार लिख सकता है। नेक्स्ट है आपका पत्रकार के प्रकार। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है। पूर्णकालिक पत्रकार, पूरे समय के लिए, दैट मीन्स वे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं पूरे समय के लिए। और अंशकालिक पत्रकार यानी कि थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार। फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार, वह पत्रकार जिसका संबंध किसी विशेष अखबार से नहीं होता, सिर्फ वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। पत्रकार के प्रकार तो आपने जान लिए। अब पत्रकार में गुण कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पत्रकार में जिज्ञासा का भाव ज़रूर होना चाहिए, उसे कुछ नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। उसके गुण इस प्रकार से हैं, धैर्य, सूझबूझ, संवेदनशीलता और विषय की जानकारी के साथ साथ पाठक के मन में प्रश्न और जिज्ञासाओं को समझकर आवश्यक प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विशेष रिपोर्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो विशेष रिपोर्ट होती है। और ये 4 तरह की है। खोजी रिपोर्ट, दैट मीन्स पत्रकार ऐसी सूचना और तथ्यों की छानबीन करके जनता के समक्ष लाता है जो पहले से सार्वजनिक नहीं है, पत्रकार ने उनको खोज निकाला है। नेक्स्ट है इन डेप्थ रिपोर्ट, सार्वजनिक रूप से तथ्य और सूचनाओं के आंकड़ों की गहरी छानबीन करके उन पहलुओं को गहराई तक, डेप्थ तक जाकर उनको निकाल कर लाना, इन डेप्थ रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपका विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या। और लास्ट आता है आपका विवरणात्मक यानी कि एक्सप्लेनेशन, समस्या का विस्तृत विवरण दिया जाता है जहां पर, वो होता है आपका विवरणात्मक रिपोर्ट। अब बात करते हैं विशेष रिपोर्ट के बाद विशेष लेखन। अब विशेष रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो लेखन भी विशेष ही होना चाहिए। दैट मीन्स किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर
जो लिखा जाता है वो विशेष लेखन है। और इसके कुछ क्षेत्र भी हो जाते हैं, जैसे अर्थ यानी कि पैसे से संबंधित, व्यापार, खेल, मनोरंजन, जिन पर हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। और इसकी भाषा शैली कैसी हो? भाषा शैली, इसके लिए कोई निश्चित शैली नहीं होती, यह उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली यानी कि कथात्मक शैली दोनों में लिखा जा सकता है। विषयानुसार इसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, कुछ वर्ड्स होते हैं इसमें, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़ कर लिया जाता है। जैसे कारोबार और व्यापार से संबंधित अगर कोई जानकारी दे रहे हैं तो वहाँ पर तेजड़िए, मंदड़िए, सोना उछला, इस तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग। पर्यावरण और मौसम से संबंधित जानकारी है तो आर्द्रता, टॉक्सिक, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, आपने सुने होंगे, ये कॉमन वर्ड्स हैं। और खेल में भी जैसे जिसकी हार या जीत को दिखाया जाता है तो हम थोड़ा सा घुमाव फिराव करके उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेस्क। डेस्क होता है बेटा, समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी में विशेष लेखन के लिए एक अलग से डेस्क बना दिया जाता है और उस पर पत्रकारों का समूह काम करता है, जिसमें अपेक्षा की जाती है कि उनको सबको अपने विषय और क्षेत्र से संबंधित जानकारी अवश्य होगी। नेक्स्ट है हमारा बीट। संवाददाताओं यानी कि रिपोर्टर्स के बीच में जो काम का विभाजन किया जाता है वो आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रख के किया जाता है, तो बस मीडिया की भाषा में इसको बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो वो आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार रहता है। नेक्स्ट है बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर। तो बीट रिपोर्टिंग होती है आपकी संवाददाताओं को पर्याप्त जानकारी और दिलचस्पी के आधार पर सूचनाओं का एकत्रीकरण, और बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विशेषीकृत रिपोर्टिंग, किसी विशेष क्षेत्र, विशेष घटना से जुड़ी मुद्दों का बारीक विश्लेषण। नाम से ही क्लियर हो रहा है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है आपका विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं सबसे प्यारे टॉपिक पर, कैसे बनती है कविता। कविता को तो आप जानते ही होंगे, कविताएं हमने मम्मी से लोरियां सुनी है, दादी और नानी हमें इतनी प्यारी प्यारी कविताएं सुनाती हैं, तो बस ऐसा ही कुछ इसका उत्तर है। कविता के बनने की कहानी बहुत पुरानी है। हम अपनी दादी नानी से जो लोरियां सुनते आए हैं उसी से कविता का जन्म माना जाता है। खेतों में काम करते समय या मजदूरी करते समय जब हम अनायास ही कुछ गुनगुना देते हैं तो अपने आप ही कविता बन जाती है। शब्द के साथ शब्द को जोड़कर तुकबंदी करना कविता है। नेक्स्ट है आपका कविता लेखन की रचना की प्रक्रिया के कुछ तत्व या फिर अंग या घटक, कुछ भी कह सकते हैं। तो कैसे लिखी जाती है कविता, उसमें ध्यान रखा जाता है कि भाषा का सम्यक ज्ञान, कि आपको भाषा की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप वर्ड्स के साथ खेलेंगे। आपने सुना ही होगा W.H. ऑर्डन ने क्या कहा है, प्ले विद द वर्ड्स। एग्जैक्टली। नेक्स्ट है आपका शब्द विन्यास। तो शब्द विन्यास में आपको शब्दों को प्रॉपर तरीके से रखना, उनकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है छंद, तुकबंदी, कविता में लय और तारतम्यता के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अनुभव और कल्पना का सामंजस्य। तो कविता में थोड़ी सी काल्पनिकता उसमें जान फूंक देती है। नेक्स्ट है भाव और विचार की अभिव्यक्ति। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जब तक आप सामने वाले को बता नहीं देते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, भाव और विचारों को प्रकट नहीं कर पाएंगे, तो वो कविता मीनिंगलेस हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है भाव और विचारों की अनुभूति। नेक्स्ट आपका बनता है क्वेश्चन, कविता लेखन से संबंधित 2 प्रचलित मत पूछे जा सकते हैं आपसे कि क्या क्या राय है कि कविता। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि कविता, एक पहला मत तो ये है कि कविता को कुछ लोग कहते हैं कि वो एक ईश्वरीय देन है और कविता रचने और लिखने की प्रणाली सिखाना असंभव है, सिंपल। और दूसरा मत आपका आता है कि कविता लेखन एक कला है, दैट मीन्स अन्य कलाओं की भांति उसको भी प्रशिक्षण से यानी कि ट्रेनिंग से सिखाया जा सकता है। तो ये आपके 2 मत हैं कविता लेखन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, कविता के मूल में संवेदना है। ये तो है ही, संवेदना तो है ही। क्यों? क्योंकि कविता जो है वो इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली कला है। इसमें भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है और भावों का सीधा संबंध जो है वो मनुष्य से होता है। तो कविता जो है वो मन में उमड़ने घुमड़ने वाले भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक काव्यात्मक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता लेखन में बिंब का स्थान। तो बिंब से तात्पर्य होता है हमारी इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं आप जानते होंगे, आँख, नाक, कान,
जीभ और त्वचा। तो इनसे रिलेट करते हुए हमारी इंद्रियों को पकड़ने में जो कविता सहायक होती है, जिस कविता को सुन के आपकी आंखों के सामने वो दृश्य चित्रित हो जाए तो वहाँ पर दृश्य बिंब है। तो इसी तरह से इंद्रियों के आधार पर बिंबों की रचना होती है और बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता लेखन में शब्दों का महत्व। तो शब्द तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कविता के लिए पहला उपकरण होता है शब्द। अगर शब्द नहीं है तो कविता की रचना तो हो ही नहीं सकती है। शब्दों के द्वारा ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार दिया जाता है। शब्दों के साथ खेलने से ही उनके अर्थों की परतें खुलती हैं और कविता का सृजन होता है। तो ये आज के हमारे चारों टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और अपने पेपर को बेस्ट बनाइए और अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कीजिए। आई होप मैंने आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड की है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।